हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर की केस स्टडी कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर अभी हमने फिनिश किया था उसकी हम केस स्टडी का पार्ट 1 कर रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लगाने से पहले इसके जो कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो हमने 8 क्लास अपलोड किए, पहले आप उन क्लास को देखिएगा, जिससे कि आपको एक केस स्टडी इजी समझ में आ जाए और आप उसको सोल्व कर सको। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन से सीबीएसई कॉम्प्रहेंसिव प्रॉब्लम लेके आ रही है, केस स्टडी लेके आ रही है, हर सब्जेक्ट के अंदर केस स्टडी लेके आ रही है। हमारे बिजनेस स्टडी में तो ऑलरेडी केस स्टडी चल रही थी, लेकिन आपको एक कॉम्प्रहेंसिव प्रॉब्लम दी जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या करना है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, इवन हमारे को आता भी होगा चाहे। तो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग पार्ट अपना मजबूत करें। उसके लिए जरूरी है कि अपना बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़े। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 1 से। 10 to 12 केस स्टडी करेंगे हम इस आज की क्लास में, तो हमारे साथ साथ रहिएगा। पहले पढ़ते हैं केस स्टडी। केस स्टडी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट में देखिए कि क्या पूछ रहा है। यहाँ देखा आइडेंटिफाई ऑफ द अबव केसेस, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई द डिसीजन लिख लीजिए। आइडेंटिफाई द डिसीजन, यहाँ डिसीजन लिख लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक होगी। आइडेंटिफाई द डिसीजंस इन द अबव केसेस। और सेकंड पूछा आइडेंटिफाई द 3 फैक्टर मेंशन इन द पैराग्राफ which are likely to affect the working capital requirement। तो हमें 3 फैक्टर बताने हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स आपका जो ये चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है, क्योंकि आज तो आपको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडी कर रहे हैं, बट जब हम एग्जाम में करेंगे तब उस टाइम हमें पता नहीं लगेगा कि ये कौन से चैप्टर से केस स्टडी आई हुई है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले अपना एरिया को नैरो कर लीजिए कि हमें किस टॉपिक के बारे में बात करना है। तो यहाँ पूछा डिसीजन, तो डिसीजन आपको पता है कितने डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस 3 होते हैं। हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड, ठीक है। तो ये 3 डिसीजंस होते हैं। तो इन तीनों डिसीजंस में हमें इसको फाइंड करना है। देखिए, अर्जुन इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज द इन द पेपर इंडस्ट्री। During his recent visit to his friend's place in Mysore, he was fascinated by the exclusive variety of incense sticks, जिसको हम अगरबत्ती बोलते हैं, available here. His friend tell him that Mysore region is known as a pioneer in the activity of agarbatti manufacturing because it has a natural reserve of forest product, especially sandalwood, to provide for the base material used in production. Moreover, the supplier of other type of raw material needed for production. तो इसमें देखिएगा आपको सप्लायर चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। फॉलो ए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करनी है। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर लाइसेंस स्टिक्स इज रिलेटिवली लेस, और जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। Considering the various factors, Arjun decided to venture into this line of business by setting up a manufacturing unit in Mysore. In context of the above, सबसे पहले ये डिसीजन की बात कर रहे हैं। ये कौन सा डिसीजन है यहाँ देखो, ये अंडरलाइन कर लीजिए। सेटिंग अप, उन्होंने 3-4 फैक्टर को कंसिडर किया। कंसिडर के बाद में उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं मैसूर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करूंगा। उसने डिसाइड किया ये। तो यहाँ पे कौन सा है, क्या यहाँ पैसों से रिलेटेड मैटर है कि हम कहाँ से पैसा लें, क्या प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग डिसीजन है? नहीं, यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो हमारा डिसीजन कौन सा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन इसने पूछा है कि आइडेंटिफाई द डिसीजन इन अबव केसेस, तो कौन सा केसेस होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है।
दूसरा कह रहा है कि 3 फैक्टर बताओ जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो 3 फैक्टर हमने अंडरलाइन किए थे, ये हमारे 3 फैक्टर है। कौन कौन से होंगे? एक तो ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये फैक्टर उसने कंसिडर किया। दूसरा उसने क्रेडिट पॉलिसी के रिगार्डिंग किया कि लिबरल फॉलो करनी है या कौन सी करनी है, जो भी है क्रेडिट पॉलिसी। और तीसरा टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। आपने पढ़ा होगा क्लास में वर्किंग कैपिटल वाले में, प्रोडक्शन साइकिल। तो ये 3 हमारे फैक्टर है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, केस स्टडी नंबर 2, पहले वो देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी विच सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसने पूछा सोर्स ऑफ फाइनेंस विल यू ऑप्ट फॉर डेट और इक्विटी, आप डेट फॉलो करोगे या इक्विटी फॉलो करोगे, ये पूछा एक तो। टू रेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 2 सुटेबल रीजन, और हमें रीजन भी बताना है कि हम डेट करना है या इक्विटी यूज करना है। एंड वाई आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी लाइक टू गेन फ्रॉम द इश्यू ऑफ डेट बाय द कंपनी, और किस हिसाब से वो फायदा उठा सकते हैं डेट के थ्रू, डेट इशू करके। तो ये हमें बताना है, डेट का बेनिफिट बताना है। तो पहले अब केस स्टडी पढ़ेंगे। रूबल इज ए कंपनी enjoying market leadership in the food brand segment. Its portfolio include 3 categories in the foods business, namely snack foods, juice and confectionery. ये 3 टाइप के वो फूड में काम करते हैं। Keeping in the with the growing demand for packaged food, it now plan to introduce ready to eat foods. उसने एक नया ट्रेंड है ready to eat foods. Therefore, the company has planned to undertake investment of nearly 450 crore for its new line of business. इसके लिए उसको 450 करोड़ रुपए चाहिए। As per the current financial report, the interest coverage ratio of the company and return of investment is higher. ध्यान से देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, interest coverage ratio and return of investment दोनों क्या हमारे हाई है। Moreover, the corporate tax is high. टैक्स भी क्या है? हाई। तो अब इस केस में बताइए उसको डेट यूज करना चाहिए या इक्विटी यूज करना चाहिए। हमने पढ़ा था इक्विटी होता है ओनर का फंड और डेट होता है ब्रॉड फंड। आपको मैंने कंसेप्ट की जब क्लास थी तब मैं उसमें बताया था कि हर फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले कोशिश करता है कि उसको मार्केट से पैसा मिले। जब मार्केट से पैसा मिलना बंद हो जाता है तब वो अपने ओनर फंड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए उसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, मीन उसका इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए उसके पास प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है। हमने पढ़ा था अर्निंग इज सफिशिएंट टू कवर इंटरेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से डेट ले सकता है। उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा ही कमा रहे हैं तो इंटरेस्ट पे कर देंगे तो डेट ले सकते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स, आपको पता है कि टैक्स होता है उसका हमें बेनिफिट मिलता है अगर हम डेट इशू करते हैं तो, बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। अगर आप ध्यान से क्लास में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये तीनों चीज हमारे फेवर में है। इट मीन्स हम किसको प्रेफर करेंगे यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे डेट को। पहले तो आपको ये लिखना है कि डेट को प्रेफर करना है, फिर आपको सुटेबल रीजन पूछा है तो आप ये तीनों रीजन को दे दीजिएगा कि interest coverage ratio is high, so we are enabled to cover interest, and return of investment is high, so we are enabled to cover interest rate, and corporate tax is high, and there are benefit of trading on equity। ठीक है ना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, जब हम डेट को यूज करते हैं उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, उसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि हमें इसमें जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके रीजन हो गए 3। व्हाई आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी लाइक टू गेन फ्रॉम द इश्यू ऑफ डेट। ठीक है, कैसे फायदा मिलेगा डेट के इशू करने से, तो आप इसी तरह के पॉइंट लिख सकते हो। 2 पॉइंट यहाँ लिख दिया
एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी केस स्टडी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। क्वेश्चन देखिए, गिव एनी 3 रीजन बिकॉज ऑफ विच यू थिंक कंप्यूटर टेक लिमिटेड हैज बीन पेइंग डिविडेंड एट हाई रेट। आपको 3 रीजन बताना है कि वो हाई रेट पर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर ओवर द पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में उसने हाई रेट पर डिविडेंड दिया है, तो उसका हमें रीजन बताना है। एंड कमेंट अपॉन द लाइकली डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी दिस ईयर, मीन्स करंट ईयर की बात कर रहे हैं, उसके भी 2 रीजन बताने की करंट ईयर में उसकी क्या पॉलिसी रहेगी और पिछले 5 साल में उसने किस रीजन के हिसाब से उसने हाई रेट पर डिविडेंड दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर टेक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। द कंपनी प्रोवाइड्स बिजनेस कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स। ओवर द पास्ट 5 ईयर द कंपनी हैज बीन पेइंग डिविडेंड एट हाई रेट। ये हमें बता दिया कि पिछले 5 साल में हाई रेट पर डिविडेंड दे रही है टू इट्स शेयर होल्डर। हाउएवर दिस ईयर आल्सो द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर हाई। कंपनी की अर्निंग अच्छी है। इट्स लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट गुड, लेकिन उसकी लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, हमारे हाथ में पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है। मोreover द कंपनी प्लान टू अंडरटेक न्यू वेंचर इन ऑर्डर टू एक्सपेंड, और कंपनी एक्सपेंड भी करना चाहती है। ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है कि उसने पिछले साल में हाई रेट पे डिविडेंड दिया। तो हाई रेट पे डिविडेंड कब देते हैं भाई, हम हाई रेट पे डिविडेंड देते हैं जब हमारा कैश फ्लो अच्छा होगा। लिख लीजिए आप कि कैश फ्लो हमारा हाई होगा उस टाइम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अर्निंग अच्छी होगी, अर्निंग इज आल्सो हाई। तो इस हिसाब से आप ये रीजन दे सकते हो। ये है पिछले 5 ईयर की, पास्ट 5 ईयर की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हम करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर की वो करें, अर्निंग तो हाई है बट उसकी लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। तो लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको पता है कि लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं होगी मीन्स वहां पे कैश फ्लो भी आपका अच्छा नहीं होगा। लिक्विडिटी पोजीशन और कैश फ्लो एक जैसा ही पॉइंट होता है। तो इफ लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट गुड मीन्स कैश फ्लो इज लो, कैश फ्लो वहां पे कम है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरे का बात कर रहे हैं, और एक कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, ठीक है ना, एक्सपेंशन प्रोस्पेक्ट्स, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। तो इन केसेस में आप बताइए, जब आपके पास कैश फ्लो कम है, आपके पास एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है, तो आप डिविडेंड ज्यादा दोगे या कम दोगे? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ज्यादा दोगे या कम दोगे। सिंपल सी बात, हम डिविडेंड कम देंगे इस केस में। डिविडेंड हमारा क्या होगा, कम होगा। और जब डिविडेंड कम होता है तो इस पॉलिसी को बोलते हैं हम कंजर्वेटिव पॉलिसी। एक होता है लिबरल पॉलिसी जहां पे ज्यादा ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है, एक होता है कंजर्वेटिव। तो यहाँ इस पॉलिसी का नाम क्या होगा, कंजर्वेटिव पॉलिसी। ठीक है, कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ डिविडेंड। ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पहले पिछले 5 साल में उसने हाई रेट पे डिविडेंड दिया, तो हमें पता नहीं कि पिछले 5 साल में क्या था। आप लिख देना कि उसकी कैश फ्लो हाई था, अर्निंग उसकी हाई थी, इसलिए उसने हाई रेट पे डिविडेंड दिया। बट इन दिस करंट ईयर लिक्विडिटी पोजीशन of company is not good, so cash flow is also low and there are expansion opportunity in business, so dividend at low rate, और लो रेट की डिविडेंड होती है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, केस स्टडी नंबर 4। सबसे पहले वही देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस का हमें टाइप पूछा, ध्यान से देखिए, डिसीजन नहीं पूछा। वो दैट सुभाष हैज ऑफर्ड टू चंदन। ठीक है,
ब्रीफली स्टेट एनी 4 पॉइंट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस, और उस सर्विस के इम्पोर्टेंस भी बताने हैं जो हमने फर्स्ट में आइडेंटिफाई किए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन। चंदन इनहेरिटेड ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन हरियाणा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, उसको अपनी वसीयत में मिली है उसको बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड। ही प्लान टू सेल दिस पीस ऑफ लैंड and use the money to set up a small scale paper factory to manufacturing all kind of stationery item from recycled paper. Being a businessman, he decided to consult his friend Subhas, who worked in financial consultancy firm. Subhas helped him to prepare blueprint of his future business operation. उसको ब्लूप्रिंट बनाता है उसके फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन पे, ऑन द बेस ऑफ सेल फोरकास्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर, कि अगले 5 साल में क्या सेल होगी। बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेट ही हेल्प चंदन टू असेस द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। वो उसके बेस पे उसको पता लगता है कि कितनी फिक्स कैपिटल चाहिएगी, कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिएगी। ठीक है, अब आपको फाइनेंशियल सर्विस का नाम बताना है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको एक सेकंड में बता सकते हो कि यहाँ पे फाइनेंस सर्विस क्या हो रही है। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, एस्टिमेट की बात हो रही है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो सर्विस का नाम हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंस बताना है। इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, एक भी इंपॉर्टेंस तो इसमें भी दे रखा है। ठीक है, कि आप इसको इजीली असेस कर सकते हो। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, 2-3 पॉइंट और लिख दो। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस वेस्टेज। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, देखो ये सारे पॉइंट आपके हो चुके हैं, आप उस क्लास में देख लीजिएगा। और रिड्यूस ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, और एक हमने किया था कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसमें बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनाता है, मींस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस हिसाब से ये आपका पॉइंट, आपकी केस स्टडी क्लियर हो जाएगी। केस स्टडी नंबर 5, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्क। हमें रिस्क की बात कर रहा है, विच इंक्रीज विद द हायर यूज ऑफ डेट, कि अगर हम हायर ज्यादा यूज करेंगे डेट का तो क्या हमें रिस्क हो जाएगा। एंड एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर बिकॉज ऑफ विच यू थिंक द कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इक्विटी कैपिटल। आपको वो 4 फैक्टर बताने हैं जिसमें कंपनी इक्विटी कैपिटल को प्रेफर करेगी। ठीक है, तो आई थिंक कि केस स्टडी से इसका कोई लिंक नहीं है। एक तो आपको बताना है कि अगर हम डेट यूज करेंगे तो कौन सा रिस्क आ जाएगा। आपको पता है कि जब डेट यूज करते हैं तो सबसे जो बड़ा रिस्क होता है वो होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जब हम डेट यूज करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क आता है। फाइनेंशियल रिस्क मीन्स फिक्स कमिटमेंट। फिक्स कमिटमेंट होता है डेट के अंदर। ठीक है, अब फिक्स कमिटमेंट कैसे होता है, एक तो कंपलसरी होता है, कंपलसरी पे ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, मीन्स आपको पे करना ही करना पड़ेगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, चाहे आपकी फर्म लॉस में जा रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल रिस्क है। तो आप इसमें लिख सकते हो द risk related to debt is financial risk because there are involved a fixed commitment related to interest and return principal, जो हमें वापस करना उस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिस्क का नाम हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्क। और आपको ये 4 फैक्टर बताने हैं जिसमें हम इक्विटी कैपिटल को प्रेफर करेंगे। तो आप इसके लिख सकते हो। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, उन फैक्टर में आपको ये एक्सप्लेन करके बताना है कि इक्विटी कैपिटल हमारे लिए बेटर है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारी मार्केट कंडीशन, जैसे मार्केट कंडीशन फेवर में नहीं है, इज नॉट इन फेवर, फेवर में नहीं है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे,
इक्विटी शेयर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, हमारा न्यू बिजनेस है तो हम इक्विटी को प्रेफर नहीं कर पाएंगे, तो आप इसका क्या लिखोगे, ओल्ड बिजनेस है एंड ब्लू चिप कंपनी है, मीन्स हमारी कंपनी का अच्छी रेपुटेशन है तो हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इस हिसाब से अगर हम कंट्रोल चाहते हैं, कंट्रोल नोट बी माइंड, हम कंट्रोल को माइंड नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। तो आपको ये देखना है, आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही पॉइंट लिखना है। आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर में से आप वो फैक्टर देखिएगा। देखो फैक्टर सारे ही हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी होती है कि अगर हम ऐसा होगा तो हम डेट यूज करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इक्विटी यूज करेंगे। तो आपको वो बातें लिखनी है जिसमें हम इक्विटी को यूज करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी केस स्टडी नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। केस स्टडी नंबर 6, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स मेंशन इन द पैराग्राफ व्हिच इज लाइकली टू अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो आपने इसके फैक्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है, बैंगलोर वाला और मुंबई अलग अलग बताना आपको कि बैंगलोर में फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए कि मुंबई में फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए। विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, ये कह रहा है कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो देयर इज ए कॉमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि जब फिक्स में बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो आप इस स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ दो तरह के शोरूम की बात हो रही है, बेंगलोर और बॉम्बे की, तो हम फोकस करते हैं क्वेश्चन में कौन सा बॉम्बे कौन सा बेंगलोर। वुडन पेरिफेरल प्राइवेट लिमिटेड इज काउंटेड अमोंग द टॉप फर्नीचर कंपनी इन दिल्ली। It is known for offering innovative design and high quality furniture at affordable prices. The company deals in wide product range of home and office furniture through its 8 showrooms in Delhi. The company is now planning to open 5 new showrooms each in Mumbai and Bangalore. अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए इन बेंगलोर में क्या है, देखिए इन बेंगलोर इट अटेम्प्ट टू टेक द स्पेस फॉर द शोरूम ऑन लीज। उसने खरीदा नहीं है, उसने लीज पे ले लिया। वेरेज फॉर ओपनिंग शोरूम इन मुंबई ही हैज कोलैबोरेट, उसने कोलैबोरेट कर लिया, मीन्स कोई ऑलरेडी बना हुआ था शोरूम, उसके साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि फिक्स कैपिटल किस में ज़्यादा चाहिए किस में कम चाहिए। तो पहले बात करते हैं बेंगलोर वाले शोरूम की। बेंगलोर वाले शोरूम में हमने किस पे लिया, लीज पे लिया है। और आपको पता है कि जब हम लीज पे लेते हैं मीन्स आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन हो रहे हैं और आप उसको यूटिलाइज करते हो, उसको अडॉप्ट करते हो, तो इसमें हमारी फिक्स कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल की क्या जरूरत है, कम जरूरत है। ठीक है ना, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो हमारे ये फैक्टर हो गया। और इसी हिसाब से मुंबई में जो हमने शोरूम बनाया है वहाँ पे क्या रहा, वहाँ पे हमने कोलैबोरेट कर लिया। कोलैबोरेट मीन्स किसी दूसरे पार्टी से उसमें हमारा अच्छा लिंक था, दूसरे पार्टी का शोरूम ऑलरेडी बना हुआ था, उसी को हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो कोलैबोरेशन का भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था। तो इसमें भी अगर आपका कोलैबोरेशन है तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो आपका पहला जो क्वेश्चन का पार्ट था वो ये कह रहा था कि बताइए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो यह बता दीजिएगा कि वहाँ पे लीज पे लिया हुआ है इसलिए उसको कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और बॉम्बे में आपने कोलैबोरेट किया, कोलैबोरेट मीन्स एक तरह से बिजनेस लिंक को यूज किया हमने। ठीक है, तो ये फिक्स कैपिटल कम जरूरत पड़ेगी। और दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि क्या फिक्स कैपिटल बढ़ने से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। यस, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब फिक्स कैपिटल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आपको ज़्यादा स्टॉक की जरूरत होगी। ठीक है, एक नोट ये हो जाएगा चार्ज। ठीक है, और बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा।
ठीक है, लिख दो इस तरह की बातें, कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो आप लिख सकते हो यस, इफ देयर आर इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इट आल्सो इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल with flowing regions, they are required to more stock, there are higher electricity bill, ठीक है ना, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा बिल देना पड़ेगा, ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप इसके पॉइंट बना के आप इसको लिख सकते हो। केस स्टडी नंबर 7, पहले देखिए, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर दिस कंपनी, इंपॉर्टेंस बताना है। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है, फिर डिसीजन बताना है, और फिर बताना है कि डिविडेंड डिसीजंस को कैसे इफेक्ट किया उसने। तो ये बातें सारी देखिए। कृष्णा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट एट नोएडा, ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ द डिमांड फॉर स्टील इज आल्सो ग्रोइंग। द कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप ए न्यू स्टील प्लांट एट गुड़गांव, इट नीड फॉर 800 करोड़ टू स्टार्ट द न्यू प्लांट्स। It decided to raise 300 crore through debenture, 200 crore through long-term loan, and 200 crore by issue of equity share to the public. It decided to finance the remaining, जो बच गया 100 करोड़ रुपए, वो कहाँ से लेगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस से यूज करेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताना है। तो आपने 4-5 इंपॉर्टेंस की, आपको अभी एक इंपॉर्टेंस बता दो, केस स्टडी में इसका कोई लिंक नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा पहला। दूसरा क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर बताइए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है पोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो डेट कितना है इस क्वेश्चन में देख लो, डेट में आता है, देखो एक चीज ध्यान रखिए, इक्विटी में 2 चीज आती है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, और डेट मीन्स बोरोइंग फंड। तो हम डेट की बात करेंगे तो उसने 300 करोड़ लिया डिवेंचर से, तो ये डेट में आ जाएगा। 200 करोड़ लिया लॉन्ग टर्म, तो ये भी इसमें आ जाएगा। 200 करोड़ लिया इक्विटी, तो ये इधर आ जाएगा। और रिमेनिंग कितना बच गया, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 100। तो इसको बना दो, 500 डिवाइड बाई 300, तो ये आएगा 1.60। ठीक है ना, इसको हम डेट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं, या कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा तो कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया कि हमारा जो डेट है वो इक्विटी से 1.67 टाइम्स है, बस इतना उसका मल्टीपल है। ठीक है, बस आपको ये बताना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने बता दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, रेशियो के फॉर्म में आप बता देना। आइडेंटिफाई द डिस्टेंस, यहाँ पे कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है, देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे 2 डिस्टेंस लगते हैं। एक तो वो कह रहा है कि वो सेटअप करना चाहता है प्लांट, तो सेटअप करना चाहता है, इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट डिस्टेंस की बात कर रहा है। और फिर बाद में लिखा हुआ है कि वो पैसा अरेंज कर रहा है, कहाँ से ले रहा है। तो हमें जो लास्ट वाला है डिस्टेंस उसको प्रेफर देना है। देखो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो हो गया, अब वो पैसा अरेंज कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो फाइनेंसिंग डिस्टेंस होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिंग डिस्टेंस होगा आपका, क्योंकि वो यहाँ पे जो फंड के सोर्सेज है वहां से रेज कर रहा है फंड को। ठीक है, एंड हाउ विल डिविडेंड डिस्टेंस ऑफ कृष्णा लिमिटेड बी इफेक्टेड, डिविडेंड डिस्टेंस उसको किस हिसाब से इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, इसमें आप उसको देखिएगा। वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो ग्रोथ कर रहा है, तो आप इसमें लिखो, पहले ये लिखोगे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है तो हमें डिविडेंड की जो पॉलिसी होती है वो कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। कंजर्वेटिव मीन्स हमारा जो डिविडेंड है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो लो डिविडेंड। तो आप उसका रीजन देख के आप इसमें लिख सकते हो कि देयर आर ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड देयर आर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सो डिविडेंड पॉलिसी इज कंजर्वेटिव, लो पॉलिसी उसको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कह रहा है कि जो डेट की कॉस्ट होता है वो इक्विटी की कॉस्ट से कम होता है। स्टिल द कंपनी कैन नॉट गो विद इंटायर डेट, फिर भी कंपनी इंटायर डेट में क्यों नहीं जाती, वो सारा का सारा पैसा ब्रॉड फंड से क्यों नहीं लेना चाहिए उसको।
तो आप इसको रीजन बताइए। तो इसका सबसे मेन रीजन है फाइनेंशियल रिस्क होता है डेट में। फाइनेंशियल रिस्क इन द सेंस कि देर आर, अभी हमने पढ़ा था कि इट इन्वॉल्व, लिख लीजिए, फिक्स कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस वजह से हम पूरा डेट नहीं लेते हैं, हम कुछ पोर्शन इक्विटी का भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, केस स्टडी नंबर 9, आपको ये बताना है इनुमरेट एनी 4 फैक्टर, कोई भी 4 फैक्टर बताना है दैट विल अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आप इसको बता दीजिए, केस स्टडी का में कोई लिंक नहीं है, तो आप बहुत सारे फैक्टर हमने किए हैं, 11-12 फैक्टर किए हैं, आप उसमें से कोई भी 4 फैक्टर लिख दीजिए। ठीक है, योगेश ए बिजनेसमैन इंगेज इन पब्लिशिंग एंड सेलिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम बेचता है वो। आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ योगेश गिविंग रीजन इन द स्पॉट ऑफ योर आंसर। अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल उसको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। हमने पढ़ा था एक पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस, याद होगा तो आपको। मीन्स अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा चाहिएगा, और इसके अलावा हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें कम चाहिएगा। तो इस केस में वो क्या कर रहा है, एक तरह से ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसमें जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है ना, लो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट केस स्टडी, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। एक तो आपको रिस्क बताना है, व्हाट फैक्टर अदर देन रिस्क, रिस्क के अलावा कौन से फैक्टर हैं, डू यू थिंक द डायरेक्टर शुड कीप इन व्यू बिफोर टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है, आपको 4 फैक्टर बताने हैं, तो पहले पढ़िए डिसीजंस कौन सा हो रहा है। द डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर थिंकिंग ऑफ इश्यू 20 करोड़ वर्थ एडिशनल डिवेंचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर प्रोडक्ट कैपेसिटी। वो सोच रहा है कि उसको कोई एडिशन अपना प्लांट लगाना है, उसके लिए वो डिवेंचर इशू कर रहा है 20 करोड़ की। ठीक है, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम 2:1 to 3:1, मीन्स इससे उसका डेट इक्विटी रेशियो हाई हो जाएगा। तो एक तो बताइए कि उसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, तो मीन्स वो क्या यूज कर रहा है, वो डेट यूज कर रहा है, वो डेट यूज कर रहा है। तो आपको पता है डेट यूज करने से किस टाइप का रिस्क आता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फाइनेंशियल रिस्क वाला टॉपिक। तो फाइनेंशियल रिस्क आप लिख सकते हो कि देयर आर इन्वॉल्व फिक्स कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, इस तरह की बातें। तो एक तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि और फैक्टर बताओ जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बताओ डेट के कौन कौन से फैक्टर है जो उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने देखा था कि अगर हमारी रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से, मीन्स हम ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है और इन्वेस्टमेंट हमारा कम है, तो आप इस चीज़ को भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हम डेट को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, और मार्केट कंडीशन चेक करेंगे, मार्केट कंडीशन हमारे फेवर में है या नहीं है। अगर हमारे फेवर में तभी हमें मार्केट से डेट मिलेगा, अदरवाइज हमें डेट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फिर हमें अपना ओनर फंड यूज करना पड़ेगा। हमें हमारी कैश फ्लो पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि हमारे पास कैश फ्लो है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट पे करने के लिए फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम डेट लेते हैं तो कल को हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने पढ़े थे, उनके फैक्टर देखिएगा और उन सभी फैक्टर को हम कंसिडर करेंगे फॉर द डेट एंड फॉर द इक्विटी। ठीक है,
केस स्टडी नंबर 12, आज की लास्ट केस स्टडी। अमित इज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अर्निंग ए लॉट ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू बिग इंडस्ट्री। ठीक है, वो बड़ी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी लेस और मोर। आपको बताना कि कम होगी या ज्यादा होगी और आपको रीजन बताना है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री है? सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर्विस इंडस्ट्री में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? लेस होगी। आप लिख देना नेचर ऑफ बिजनेस इसका हेडिंग का नाम है, तो उसमें लिख देना कि Amit is running an advertising agency. It is a service industry, and in service industry, working capital requirement is very less because in manufacturing industry the requirement of working capital is high. ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका रीजन बनाकर लिख दीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारी की स्टडी क्लियर होगी। ध्यान से पढ़िए, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये क्लास तभी लगाइएगा जब आपने इसकी कंसेप्चुअल क्लास लगा ली, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, नहीं तो बहुत दुखी होगे। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम जो इसकी केस स्टडी हो रही है कुछ, उस केस स्टडी को हम लेके आएंगे। 2 क्लास हम केस स्टडी के लेंगे हर चैप्टर के बाद। ओके स्टूडेंट्स।